ओम नमस्कार मित्रों। मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आप पीछे देख रहे हैं, आज का टॉपिक है भारत के रामसर स्थल, जिनको हम लोग आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स भी कहते हैं। और ये जो टॉपिक है पिछले 1-2 साल से बहुत चर्चा में है, क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 तक भारत में केवल 29 रामसर साइट्स थे और पिछले 1-2 साल में ही भारत के बहुत से नए रामसर साइट चुने गए। इस कारण से ये करंट अफेयर में बहुत चर्चा में रहने वाला टॉपिक है और इसलिए हम लोग आज जितने भी करंट के नए नए रामसर स्थल चुने गए उनको भी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग जो पुराने कुछ और भी थे उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर जो वेटलैंड्स होते हैं वो कोई प्रसिद्ध झील या कोई ऐसी जगह होती है जो आपको स्टैटिक जीके में भी प्रश्न बनाकर वहां से मिल सकता है। तो हम लोग पूरे अच्छे से पूरी विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोग इन वीडियोस से आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा। और इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, उसकी कुछ 4 पंक्तियों के साथ मोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे अपनी वीडियो। निशा दीप्त हो चुकी, व्याप्त अब पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो दूध पिलाएगी ही, अंबर पर बन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं थकना है, मंजिल बहुत पास में है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चलिए अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपको यहां दिख रहा है कि हम लोग रामसर स्थल के बारे में सभी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट देखिए आप यहां पर, जो रामसर स्थल हैं उनको हम लोग रामसर स्थल या रामसर साइट बोलेंगे। और ये जो है इसको और किन किन नामों से जाना सकता है, तो हम इनको आर्द्र भूमि कहेंगे, या इनको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वेटलैंड्स, या इन्हीं को हम कहते हैं नम भूमि। आर्द्र भूमि क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो कि अंशतः या पूर्णतः जलमग्न होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनमें या तो वो अधिकतर समय तक पानी में डूबे रहेंगे या उनमें दलदली भूमि होगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिख रहे हैं आपको, इसमें इसके अंतर्गत दलदल भी आते हैं, झीलें भी आती हैं, इसके अंतर्गत लेगून आते हैं, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियां और उथले समुद्र। उथले समुद्र माने समुद्र के किनारे के क्षेत्र जहां की ऊंचाई अधिकतम 6 मीटर होगी। 6 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी तो फिर वो समुद्र में आएंगे। तो जो पानी की गहराई है वो 6 मीटर अगर हो तो उथले समुद्र भी इसमें आ जाएंगे, बाढ़ के मैदान भी आ जाएंगे, इसमें आपके खेत भी आ जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे आपके जो खेत होते हैं और खास तौर पर कौन से खेत, आपके धान के खेत, ठीक है, तो धान के खेत भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं कि पानी भरा रहता है, दलदल एक प्रकार से। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। जो वेटलैंड्स होते हैं ये जैव विविधता के बहुत समृद्ध स्थल होते हैं। आप देखो यहां देख रहे हैं कि ये आर्द्र भूमि, यहां पर ऐसे मात्रा लगानी है, तो जो आर्द्र भूमि है वो पूरे विश्व का जितना भी कुल सरफेस है, सतह है, उसकी सतह का 6% हिस्सा कवर करती हैं। लेकिन पूरी दुनिया की जितनी जैव विविधता है उसका 40% प्रजातियां पौधों और जानवरों की किसमें निवास करती हैं, रामसर भूमियों में, आर्द्र भूमियों में। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरी दुनिया के मात्र 6% भूभाग पर फैली है, लेकिन पूरी दुनिया के जो पौधे और जानवर हैं उनकी लगभग 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि में निवास करती हैं। इसलिए ये जैव विविधता के बहुत ही समृद्ध स्थल होते हैं। इसीलिए इनको अलग से 2-3 नाम दिए गए हैं। इनको हम लोग कह सकते हैं जैव विविधता का सुपरमार्केट, या इंग्लिश में हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। यहाँ पे लिखा है ये शब्द बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, ये इधर उसको पूरा लिखना है, तो आप ध्यान रखना बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। और चूंकि ये बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इसलिए कहलाता है क्योंकि आप देखते हैं सुपरमार्केट में हमें हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं एक ही जगह पर, और रामसाइट साइट भी ऐसे ही हैं
कि ये स्थल ऐसे हैं जहां पर हमें अधिकतम जो विभिन्न प्रकार के जीव और पौधे हैं उनकी प्रजातियां यहां पर मिल जाती हैं, इसलिए इनको भी हम क्या कहते हैं, जैव विविधता के सुपरमार्केट। इनको हम लोग धरती की किडनी भी कहते हैं, किडनीज ऑफ लैंडस्केप। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, किडनीज ऑफ लैंडस्केप किसे कहते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं आर्द्र भूमियों को, या हम लोग कहते हैं रामसर भूमियों को। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में जो किडनी होती है वो हमारे रक्त को छानने का काम करती है, इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर सतह पर जो आर्द्र भूमियां हैं वो जल को छानने का काम करती हैं और भूमिगत जल जो होता है जमीन के अंदर उसको बढ़ाती हैं। सतह पर जो जल फैला होता है उसको सोख कर या हम कहते हैं छान कर जमीन के अंदर ले जाती हैं, जिससे कि हमारा जो भूमिगत जल है वो उसकी मात्रा बढ़ती है। इस कारण से क्या कहते हैं इसको, धरती की किडनी। इनको धरती के स्पंज भी कहते हैं। स्पंज इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर इनमें दलदली भूमि आती हैं और दलदल एक प्रकार से स्पंज का काम करते हैं, मुलायम भूमि। स्पंज आप जानते हैं कोई भी मुलायम फोम होता है गत्ता टाइप का, तो उसको हम लोग फोम कहते हैं, स्पंज कहते हैं। तो ये जो नम भूमियां होती हैं वो भी एक प्रकार से स्पंज या मुलायम भूमि होती हैं, तो इसलिए हम इसको स्पंज भी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है वो अधिकतर जल और स्थल के संक्रमण क्षेत्र होते हैं। संक्रमण मतलब है कॉमन क्षेत्र, जहां पर जल और स्थल का जो क्षेत्र है वो मिलता है, इसलिए जल एवं स्थल के संक्रमण क्षेत्र होने के कारण इनको हम इकोटोन कहते हैं। जो भी जल और स्थल का संक्रमण क्षेत्र होता है वो पर्यावरण में उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है इकोटोन। तो चाहे हम इकोटोन कह दें चाहे हम कह दें जल और स्थल का संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। इकोटोन मतलब होता है दो विभिन्न प्रकार के जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनका जो संक्रमण क्षेत्र होता है, कॉमन क्षेत्र, उसको कहते हैं इकोटोन। तो ये चूंकि जल और स्थल के संक्रमण क्षेत्र होते हैं इसलिए इसको हम इकोटोन भी कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो है आर्द्र भूमियां, ये मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो जो रामसर, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक रामसर समझौता हुआ था इनके संरक्षण के लिए। एक रामसर समझौता हुआ था और जो कि कहां हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान में। 2 फरवरी 1971 को कहां पे हुआ था, ईरान में। ईरान का जो शहर है रामसर, तो ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रामसर साइट्स या रामसर भूमि। रामसर शहर में हुआ था, ठीक है। और 2 अक्टूबर में हुआ था, इसलिए हर वर्ष 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, रामसर दिवस। और ये रामसर दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो 1997 से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, 1997 से शुरुआत हुई, पहली बार रामसर दिवस मनाया गया। और रामसर दिवस होता कब है, 1997 से शुरुआत हुई इसकी, और 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। 2022 अभी लेटेस्ट जो थीम है उसकी, इसकी जो 2022 की थीम है वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 की भी कई बार एक साल पुराना थीम पूछ सकते हैं, एक साल पुराना करंट अफेयर। तो 2021 की थीम क्या थी, वेटलैंड्स एंड वाटर, जबकि 2020 की थी वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। लेकिन वो 2020 की शायद ना पूछे, लेकिन इन दोनों से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 में, लेकिन ये लागू कब से हुआ, तो ये 21 दिसंबर 1975 से लागू हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे देखेंगे आप, अगर पूछा जाए भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो 1 फरवरी 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो इसके वर्तमान में 171 देश इसमें शामिल हैं। शुरुआत में केवल 4 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और वर्तमान में इसमें कितने देश हो गए हैं, तो 171। भारत भी इसका एक सदस्य है। और इसके 3 साल के अंतराल पर एक बैठक होती है जिसको हम लोग कॉप बोलते हैं, कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज। और जो कॉप 14 है रामसर साइट्स का, वो वुहान चीन में हुआ है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है, यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में विश्व में कुल कितनी रामसर साइट है, तो 2400 से अधिक रामसर साइटें अभी तक चुनी जा चुकी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में है, लगभग 175। इसके बाद मैक्सिको में है, लेकिन आपको बस केवल पहला याद रखना है, यूके, ठीक है, 175। यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। इसके बाद अगर आपसे पूछा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है रामसर साइट का, तो अलग अलग प्रश्न है। सर्वाधिक संख्या है कहां पर, यूके में, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है, तो बोलीविया में है।
1,48,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी चुनी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कोबोर प्रायद्वीप। कोबोर प्रायद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया देश का प्रायद्वीप है। 1974 में इसको पहली बार चुना गया था, तो इसलिए ध्यान रखना विश्व की पहली रामसर साइट कौन होगी? कोबोर प्रायद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे आप, आपने एक चीज सुनी होगी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, यहां पर इसको लिख लेंगे मॉन्ट्रेक्स। मॉन्ट्रेक्स, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो ऐसे रामसर स्थल जहां पर तकनीकी विकास के कारण या मानव ने जो विकास किया है आधुनिक, यहां पर आप देख सकते हैं तकनीकी विकास के कारण या प्रदूषण के कारण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण, इन सब कारणों से अगर कोई आर्द्र भूमि संकट में है, संकट की स्थिति में है, तो उसको किस सूची में डाल दिया जाता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। अभी भारत की 2 रामसर साइट इस सूची में शामिल है। एक तो है आपकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका राजस्थान में है, और दूसरा है लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। इसके पहले चिल्का झील भी इसमें शामिल थी, लेकिन उसको अब इससे बाहर कर दिया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। भारत का वर्तमान रामसर साइट की संख्या कितनी है भारत में? तो 49। अभी लेटेस्ट जो है मार्च 2022 तक 49 इसमें रामसर साइट है। इसके बाद अगर आपसे पूछा है कि भारत की संपूर्ण भूभाग का कितना % रामसर स्थल कवर करते हैं, तो 4.7%। और आपसे पूछा जाए अगर कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो भारत की जो पहली रामसर साइट थी वो थी आपकी चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दोनों एक साथ चुनी गई थी 1981 में, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिसका हो, तो वो है आपकी सुंदरवन, जो कि आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। 4,230 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। तो आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन। और सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा है रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पेपर में अलग से प्रश्न डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि झीलों से कि रेणुका झील किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। और ये एक रामसर स्थल है जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और सर्वाधिक रामसर साइट की संख्या अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में है, तो यूपी में अभी 10 हो चुकी है, ठीक है। ये लेटेस्ट आंकड़ा है अभी। अगला अगर आपसे पूछें कि फरवरी 2021 में, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये अभी करंट अफेयर का प्रश्न है कि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित करेगी। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। 2021 में अभी घोषणा की है फरवरी में कि चेन्नई में क्या करेगी? आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत सरकार ने कब चलाया था? तो 1912-13 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ये इस यहां पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहां पर आर्द्र भूमि कर लेना, ठीक है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत सरकार ने कब चलाया था? तो 2012-13 में इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे देखें। अब हमें देखना है कि अभी हाल ही में कौन से नए नए रामसर स्थल चुने गए। तो इसको बहुत, ये जो पॉइंट हैं जितने भी नए चुने गए हैं ये अभी 2021 या 2020 में चुने गए हैं, तो इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 1 फरवरी 2022 में आपके कुछ नए रामसर स्थल चुने गए, ये दोनों, ये 2022 में ही चुने गए 1 फरवरी को। तो भारत में कुल 49 है, और जो 49th जो रामसर साइट है वो कौन सी है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि पड़ता है संत कबीरनगर यूपी में। इसके अलावा आपसे पूछे 48th रामसर साइट कौन सी है, तो यह है खिजरिया। खिजरिया, या इसको हम खिजड़िया भी बोल रहे हैं, ठीक है। खिजड़िया या खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य जामनगर गुजरात में है। इसके पहले चुनी गई थी जो 48th थी वो हैदरपुर थी वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड, जो कि कहां पर है? आपके यूपी में, यूपी के बिजनौर में। ये नई है इसलिए इसकी जगह भी याद रखना, बिजनौर, ठीक है। तो यूपी के बिजनौर में ये है। इसके अलावा 46th आपको ध्यान रखना है, बाधवाना वेटलैंड गुजरात में है, गुजरात के बड़ौदा में। अगला जो है 45th,
तो यह है थोल झील पक्षी वन जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और ये थोल झील है, एक पक्षी अभ्यारण्य भी है ये, और झील भी है। ये आपके गुजरात के महसाणा जिला में पड़ती है। और आप ध्यान रखना, जो प्रवासी पक्षी आते हैं यूरोप से भारत की ओर, तो वो इसी रूट से आते हैं। इस रूट के बीच में ही पड़ती है आपकी थोल झील, ठीक है। तो जो आपको वर्ल्ड में 8 रूट्स मिलेंगे, 8 रूट मिलेंगे जो पक्षियों के प्रवास के लिए चिन्हित किए गए हैं। तो पक्षियों के प्रवास के लिए 8 वर्ल्ड माइग्रेशन रूट चुने गए हैं। उनमें से एक में उनमें से जो आपका एक माइग्रेशन रूट है पक्षियों का, उसी के अंतर्गत पड़ता है आपका थोल झील पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखें आप 44वां, 44वां। तो 44वां जो आपका है वो है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा में है। 43rd जो है वो कौन सा है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और जो कि आपकी कहां पे है, हरियाणा में। ये हरियाणा का पहला था। आपको पता भी है सुल्तानपुर हरियाणा का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो इससे भी ध्यान रखना आप लोग। तो ये दोनों आपके हरियाणा के हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया लेटेस्ट वाले रामसर साइट्स। इसके बाद आगे हम राज्यों के हिसाब से देखते हैं। तो सर्वाधिक कहां पर है, यूपी में। सर्वाधिक यूपी में है, इसलिए आपको यूपी के सारे ध्यान रखना है। पहला है आपका ऊपरी गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी का ऊपरी भाग कहां पर होता है, उत्तराखंड और यूपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो शुरुआत होती है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड को ध्यान रखना, आपको किसको ध्यान रखना है, यूपी को। तो यूपी में है ऊपरी गंगा। दूसरा है पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, ठीक है। तो पार्वती अर्गा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी आपकी एक रामसर साइट से। सूर सरोवर झील, ठीक है, सूर सरोवर झील, इसको हम लोग कीथम झील ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीथम झील। तो ये आपकी कहां पर है, आगरा में है। तो इसको भी ध्यान रखना, ये अभी नई चुनी गई तो इसको मुझे आने का चांस है। अगला है सरसई नवर झील, ठीक है। तो सरसई नवल झील भी है यूपी की। समन पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, इसके अलावा सांडी पक्षी विहार और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार। तो ये है आपका। अगला है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार, और ये अभी लेटेस्ट चुनी गई है हैदरपुर वेटलैंड। तो ये सारी आप इसको एक बार देख ले अच्छे से, और इसको आप चाहें तो नोट कर लेना। ये पेपर में यहां से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूपी के अधिकतर जो साइट्स हैं वो अभी नई चुनी गई हैं, ठीक है। तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है, टोटल 10 हैं। अगला है पंजाब राज्य। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर है, पंजाब में। टोटल कितनी है, 6। तो 6 देखिए आप, इसमें कौन कौन सी है। एक तो है व्यास संरक्षण रिजर्व। तो आपको पता है व्यास नदी कहां से कहां बहती है, तो पंजाब राज्य में एक व्यास नदी भी बहती है, इसलिए ध्यान रखना ये व्यास संरक्षण रिजर्व कहां पर है, पंजाब में। और नागल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां पर है, पंजाब में। ये भी रामसर साइट है। नागल, इससे ध्यान रखना कि भाखड़ा नागल आपने सुना होगा। तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो मुख्यतः 2 जो आपके बांध हैं उनको मिलाकर बनाया गया है, जिसमें से आपका जो भाखड़ा है, भाखड़ा, तो भाखड़ा आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, जबकि जो नांगल है वो नांगल पड़ता है कहां पर, ये पड़ता है आपका पंजाब में, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो नांगल है उसको रामसर साइट चुना गया है पंजाब की। तो एक नांगल आप ध्यान रखना, ठीक है, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला देखते हैं। चूंकि भाखड़ा नागल बांध आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है, जिसमें से जो नागल क्षेत्र है वो कहां आता है, पंजाब वाली साइड में। और अगला है हरिके आर्द्र भूमि। तो हरिके ऐसे याद रखना, क्योंकि हरिके बैराज कहां पर है, इसी भाखड़ा नागल बांध के पास में ही जो आपका बांध है वो हरिके बैराज, आपने नाम सुना होगा, हरिके बैराज। तो उसको भी आपको एक रामसर साइट चुना गया है, हरिके आर्द्र भूमि, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, हरिके बैराज से आपकी कौन सी नहर निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। इसके अलावा अगला जो है रोपण आर्द्र भूमि। रोपण आर्द्र भूमि जो है आप ध्यान रखना, आईआईटी रोपड़ कहां पर है, पंजाब में। तो आप रोपड़ से ध्यान रखना कि रोपड़ आर्द्र भूमि। इसके अलावा कांजी, या इसको हम लोग बोलते हैं कंजली, कांजी या कंजली झील, तो ये भी आपकी पंजाब में है। अगला है केशवपुर मियामी रिजर्व, ठीक है। तो ये आपकी 6 जो है वो पंजाब में है। अगला आप देखें यहां पे, अगला जो है, पहले हम ये 3 जो है वो देख लें। तो केरल में 3 है। एक तो है सस्थमकोट्टा झील,
दूसरी है बेम्बनाथ झील, आपने सुना होगा, बेम्बनाथ झील बहुत इंपॉर्टेंट है। और अष्टमुदी झील, ठीक है। तो बेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील, ये पहले से आपको ध्यान होगा, ये दो प्रमुख झील हैं केरल की। और तीसरी जो है सस्तमकोटा झील। तो ये तीनों कहां पर हैं? केरल में। ये तीनों रामसर साइट है केरल की। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में दो झीलें हैं, एक चांदताल और सूरजताल। बाकी जितनी भी ताल तलैया जितनी भी झीलें हैं वो सब उत्तराखंड में है। लेकिन ताल नाम से दो जो हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में भी है, एक तो चांदताल और सूरजताल, जिसमें से जो चांदताल है वो आपकी एक रामसर साइट चुनी गई है। तो चांदताल भी इसमें है। और रेणुका झील, ये आपको भी बताया था हमने, ये भारत की सबसे छोटी झील, छोटी रामसर साइट है। तो रेणुका झील हो गया, चांदताल हो गया। तीसरा है आपका पोंग बांध झील। पोंग बांध झील जो है ये पोंग बांध है वास्तव में, और बांधों को भी रामसर साइट में चुना जाता है। तो जो पोंग बांध है ये भी एक रामसर साइट है, कहां की? हिमाचल प्रदेश की। पोंग बांध किस नदी पे है आपको बताना है, तो ध्यान रखें, पोंग बांध जो है वो किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। तो ब्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला देखें, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी तीन है। एक तो बुलर झील है, आपको पहले से पता होगा इसके बारे में, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी है होकेरा आर्द्र भूमि, ठीक है, होकेरा आर्द्र भूमि। होकेरा याद रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का है, और जो आधा जम्मू कश्मीर आपका पीओके मतलब पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ हिस्सा आपका चाइना के कब्जे में है। तो हम लोगों का एक भारतीयों का विश्वास है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होके रहेगा, होकेरा। तो ऐसे याद रखना, होकेरा। होकेरा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। पूरा जम्मू कश्मीर होके रहेगा। अगला है सूरीसर मनसर झील, ठीक है। तो सूरीसर मनसर, तो यहां पे इसको भी ध्यान रखना। मानसरोवर चूंकि जम्मू कश्मीर के बगल में ही आपका है, ठीक है, तो मानसर से याद रखना, सूरीसर मनसर झील। आगे देखते हैं अगला जो है, अच्छा पीछे आपको ये बाकी जो रह गए थे वो नहीं बताया हमने आपको। ये दो दो कुछ हैं राजस्थान में, एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और एक है सांबर झील। केवलादेव जो है, केवलादेव कहते हैं हम इसको, इसी को हम लोग घाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाना पक्षी विहार। और इसी को हम लोग बोलते हैं भरतपुर, क्योंकि भरतपुर जिले में है इसलिए इसका नाम भरतपुर पक्षी विहार भी है, ठीक है। तो एक ही है, अलग नहीं है। तो केवलादेव हो गया एक, और एक सांबर झील हो गया। सांबर झील आपको पता है, सांबर झील भारत की सबसे अधिक खारी झील है, ठीक है, खारे पानी की झील। उड़ीसा में दो है, एक तो चिल्का है, पता ही है आपको, ये आपका चिल्का झील है। और भीतरकनिका, ये भी आपका एक मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे स्थित होता है जो क्षेत्र। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है भीतरकनिका। बताइए, आपके लिए एक प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए फेमस है? तो ध्यान रखना, घड़ियाल के लिए, घड़ियाल या इसको हम कहते हैं मगरमच्छ, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की दो है, एक तो पूर्वी कोलकाता वेटलैंड है और दूसरी सुंदरबन है। सुंदरबन आपको बता चुके पहले ही, तो ये दोनों ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो है, एक तो महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील है। लोनार झील आपको पता है भारत की उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है, तो एक जो लोनार हो गई, और दूसरी आपकी नंदूर मधमेश्वर, ठीक है। तो ये दोनों झील कहां पे है? महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में आपको पता है कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के तट पर है, और ये कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों के बीच में पड़ती है। और जो भी झील आपकी समुद्र के तट पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैगून झील। कौन सी झील? लैगून झील। तो ये एक प्रकार की लैगून झील है, कौन सी? कोलेरू झील। लेकिन ये मीठे पानी की, वैसे सभी लैगून झीलें चूंकि समुद्र तट के पास होती हैं तो खारे पानी की होती हैं, लेकिन चूंकि इसमें गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों का पानी आके उस समुद्र में उस जगह पे मिलता है, इसलिए इसका खारापन कम है। तो ये लैगून झील होने के बावजूद भी खारी नहीं है, इसलिए ये विशेष यहां से प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना, कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक ही है, पॉइंट केलेमर। इसको हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं और पक्षी विहार भी कह सकते हैं। तो पॉइंट केलेमर वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार, तो यह कहां पर है? तमिलनाडु में। लद्दाख में दो हैं, ये दोनों अभी नहीं चुनी गई, इसलिए ध्यान रखना। पहली है तुसोकर और दूसरी है तुसो मोरीरी। तो दोनों झीलें हैं, तुसोकर झील और तुसो मोरीरी झील। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि लद्दाख में जो तिब्बती भाषा है उसमें झील को कहते हैं तुसो। क्या बोलते हैं? तुसो।
टी साइलेंट होता है, इसलिए लिखने में ये ता का जो चिन्ह है वो आएगा, लेकिन बोलने में टी साइलेंट होता है। तो त्सोकर झील या त्सो मोरिरी झील। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपकी पेंगोंग सो लेक है, पेंगोंग त्सो या हम लोग सो कह दें, जहां पर भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था काफी लंबे समय से, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आती है, ठीक है, त्सोकर झील के अंतर्गत, क्योंकि वहां पे जो छोटी छोटी झीलें हैं उन सबको मिलाकर ही बनाया गया ये एक रामसर साइट, तो ये दोनों उसी में आती हैं, तो ध्यान रखना दोनों है। उत्तराखंड में कौन सी है, तो असम कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं भारत की, और देवभूमि में क्या होता है, साधु महात्मा क्या करते हैं, आसन लगा के बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बहुत से आपके साधु संत जाते हैं तपस्या करने, केदारनाथ वगैरह सब यहीं पे हैं बहुत से स्थल, तो आप ध्यान रखना आसन से हो जाएगा आसन, ठीक है। बिहार में कौन सी है, तो बिहार में है आपकी कंवरताल, ठीक है, कांवरताल लिखा है, इसको आप लोग कंवरताल, ठीक है, ऐसे कंवरताल कर लेना। तो कंवरताल, कंवरताल जो कंवरताल ऐसे लिख लेंगे आप, कंवरताल, तो ये कहां पर है, आपकी बिहार में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो है वो है आपका गुजरात। तो गुजरात में अभी आपने इसके पहले कई बार सुना होगा नल सरोवर, ठीक है, तो नल सरोवर तो पहले से है, इसको भी आपका वेटलैंड चुना गया है। और ये दो अभी नई है यहाँ पर तीनों, एक तो बाधवाना, एक है आपकी थोल झील, और एक है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखना ये यहाँ पर 4 हैं गुजरात में। कितनी है गुजरात में, 4। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक ही है आपकी भोजताल, जो कि आपका भोपाल का तालाब है, उसको बोलते हैं भोजताल, ठीक है। तालों में ताल भोपाल आपने सुना होगा, तालों में ताल भोपाल, बाकी सबरी तलैया, और राजा में राजा छत्रसाल, बाकी सबरी बिलैया। चलिए अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक ही है रुद्र सागर। त्रिपुरा को आप कैसे याद रखेंगे, तो त्रिपुरा से आपको लगा ध्यान आ रहा होगा त्रिदेव, शंकर जी की 3 आंखें हैं। रुद्र किसका नाम होता है, शंकर जी का, तो रुद्र जो नाम है वो शंकर जी का है, और शंकर जी की 3 आंखें होती हैं, इसलिए उनको त्रिदेव से याद रखना त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा में कौन सी है, रुद्र सागर। रुद्र किसको बोलते हैं, शंकर जी को, ठीक है। चलिए अगला असम में है। तो असम में है आपकी दीपोर बील। असम में कौन सी है, दीपोर बील। ये झील नहीं है, ये दीपोर बील लिखा होता है, दीपोर बील, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। अगला है मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील है, आपको पता ही है, ये बहुत फेमस झील है पूर्वोत्तर भारत की। लोकटक झील पे ही आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, ठीक है, केवल लामजायो, केवल लामजायो। अगला है हरियाणा। और हरियाणा में कौन सी है, तो 2 हैं, ये अभी नई चुनी गई है, एक तो सुल्तानपुर है और दूसरी है आपकी भिंडावास, ठीक है। तो ध्यान रखना सुल्तानपुर ऐसे रखना, सुल्तान अगर आपने पिक्चर देखी हो तो सुल्तानपुर जो है वो सुल्तान जो है वो किस राज्य का है, हरियाणा का। तो उसी से ध्यान रखना कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा में। और अगला जो है भिंडावास, तो इनको भी याद रखना आप लोग। चलिए तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आप लोग यकीन माने, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बन सकता है, क्योंकि ये जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं ये पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा चुने गए हैं और यहाँ से आने की बहुत संभावना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।